नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रक्षा मामले जब भी आते हैं मेरे सामने अनुभव की सीमा खड़ी हो जाती है। पहले का सिस्टम हुआ करता था कि रक्षा मंत्रालय कवर करने वाले अलग से रिपोर्टर संपादक हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्रालय कवर करने वाले अलग से रिपोर्टर और संपादक हुआ करते थे, और इस तरह एक न्यूज़ रूम में कई तरह के संपादक होते थे जिनसे आप बात करते थे, जानकारियां लेते थे और मुद्दे को समझते थे। अब यह सब हर जगह ध्वस्त हो चुका है। बीए के इम्तहान में आपने देखा होगा कि कई छात्र जवाब न मालूम होने पर पन्ने भरने लग जाते हैं। वही काम अब एंकर करते हैं। कोई सूचना नहीं है मगर पन्ना तो भरना है। अभी 2 महीने से एक ही टॉपिक चल रहा है न्यूज़ चैनलों में। यह कुछ और नहीं बल्कि पन्ना भरना है। अब देखिए, हर कोई जानता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट टिकाऊ नहीं होता है, मगर सस्ते के लालच में आप खरीद लेते हैं। न्यूज़ चैनल भी एक तरह के चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं। कोई सूचना नहीं है, डिबेट के नाम पर पन्ना भरा जा रहा है, मगर आप देख लेते हैं। चैनलों और चाइनीज प्रोडक्ट्स में गुणवत्ता के आधार पर कोई अंतर नहीं पता चलेगा। ऐसी आलोचनाएं पहले भी हो चुकी हैं, पहले भी कार्टून बन चुके हैं। इस यकीन के साथ आपको कुछ कार्टून दिखा रहा हूं कि न्यूज़ चैनल अभी और गिरेंगे, इससे भी ज़्यादा। मीर सुहेल, मंजुल, सतीश आचार्य के कार्टून का भाव ही है कि चैनल हत्यारे हो गए हैं, जो मैं भी कई साल से कहता आ रहा हूं। तो चाइनीज प्रोडक्ट की यही क्वालिटी होती है। आप भरोसा भी नहीं करते मगर खरीद लेते हैं। यही हाल चीन के साथ कूटनीतिक और सैनिक संबंधों में दिखेगा। चीन पर भरोसा नहीं है मगर बातचीत पर भरोसा रखते हैं। इसी बातचीत पर भरोसे का मामला पाकिस्तान से एक झटके में खत्म कर दिया गया, मगर चीन के साथ बातचीत हो रही है। चीन भरोसा नहीं बेचता है, वो बस अपना सामान बेचकर निकल जाता है। गलती हमारी है कि हम सामान के साथ साथ भरोसा खरीदने निकल जाते हैं। मैं चीन का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए थोड़ा रुक कर ठहर कर इस विषय पर प्राइम टाइम करता हूं, ताकि जो जानकारियां और विश्लेषण छप चुके हैं उनका सार हिंदी के दर्शकों के सामने पेश कर सकूं। आप जानते हैं कि 2016 में 57 देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। भारत भी इसका सदस्य है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस बैंक ने महामारी से जूझने के लिए एक कोविड-19 फंड बनाया है। इस बैंक ने मई और जून में कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1.25 अरब डॉलर का फंड दिया है, कर्ज दिया है। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प के दूसरे दिन इस बैंक ने 75 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया भारत को। ये लोन गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल ने लिया। बेंगलुरु मेट्रो रेल और मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट को भी कुछ फंड मिले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है। भारत ने इस बैंक से कुल 4.5 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। इसके अलावा अभी और 1 अरब डॉलर का कर्ज लेना बाकी है बुनियादी ढांचों के विकास के लिए। तो एक तरफ हम लोन भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ सीमा पर तनाव जैसे बढ़ता है, हमारे स्मार्टफोन से चीनी ऐप गायब हो जाते हैं। बहुत से ऐप का नाम बैन होने के बाद कई लोगों को पता चलता है ये भी था। बैन करने का कारण यह है कि चीन इनके जरिए हमारा डेटा चुरा रहा है। अगर ऐसा है तब तो इन्हें बगैर सीमा पर तनाव के बंद हो जाना चाहिए था। अगर सीमा पर तनाव ना हो तो क्या चीनी कंपनी को इजाजत दी जा सकती है कि वो ऐप के जरिए भारतीयों का डेटा अपने यहां ले जाए?
मूड हो तो ही पूछिएगा सरकार से, वरना रहने दीजिए। ऑल्ट न्यूज की अब पड़ताल बताती है कि राष्ट्रवाद या दुश्मन के सामने एकजुट रहने के नाम पर कितनी झूठी खबरें फैला दी जाती हैं चैनलों द्वारा। भारतीय सैनिकों के हाथों चीनी सैनिकों की मौत को साबित करने की जल्दी में चैनलों में झूठी खबरें चलाई गईं। एंकर गला फाड़ कर चिल्लाने लगे कि गलवान घाटी में झड़प के बाद मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र का एक्सक्लूसिव वीडियो मिल गया है, देखिए देखिए देखिए। जबकि ऑल्ट न्यूज ने बताया कि यह 1962 के भारत चीन युद्ध के समय चीनी सैनिकों की कब्र है। पुरानी कब्र की तस्वीर दिखाकर गांव-गांव में बात पहुंचा दी गई जो सही नहीं थी। तो आपने देखा कि चाइनीज प्रोडक्ट और चैनलों के कंटेंट में खास अंतर नहीं है। जून के महीने में गलवान घाटी में भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हो गई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और कई घायल भी हुए। 31 अगस्त को पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर तनाव बढ़ गया। जब भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की तो चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को घेर लिया, मगर भारतीय सैनिकों ने बिना एक गोली चलाए चीनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यह हमारी सेना की अपनी बहादुरी का तरीका है। अब खबर आई है कि 7 सितंबर की रात चीनी सैनिकों की तरफ से फायरिंग हुई है। चीन कहता है कि भारतीय सैनिकों ने फायरिंग की है, भारत कहता है चीन ने की है। भारतीय सेना ने एक बार फिर से चीनी चालबाजियों की झूठ की पोल खोल दी। पहले चीनी सेना ने दावा किया कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में उसके इलाके में अवैध तरीके से घुसपैठ की। न केवल एलएसी पार की बल्कि चीनी सैनिकों पर फायरिंग भी की। भारतीय सेना का ये कहना है कि पूरी तरह से चीनी सेना का प्रोपगंडा है। उल्टे चीनी सेना लगातार सीमा पर उकसावे वाली और आक्रामक कार्रवाई करती जा रही है, जिससे सरहद पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारतीय सेना का ये कहना है कि 7 सितंबर को चीनी सेना भारत के फॉरवर्ड पोजीशन की ओर आगे बढ़े। जब भारतीय सेना ने उन्हें रोका और उनका पीछा किया तो भारतीय जवानों को डराने के लिए उन्होंने फायरिंग की। इसके बावजूद भारतीय सेना ने संयम और सूझबूझ का परिचय दिया। सेना का ये कहना है कि वो सरहद पर शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी कोशिश है कि किसी भी तरह सीमा पर हालात सुधरे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि चीनी सेना अपनी पुरानी जगह पर जाए, खासतौर से जो अप्रैल 2020 के पहले वाली जगह है जहां पर चीनी सेना मौजूद थे, वहां पर जाएं। और उन्होंने सैनिकों का जमावड़ा जो सरहद पर किया हुआ है उसे अपनी पीछे पुरानी जगह पर लेके जाएं। कोर कमांडर से लेकर ब्रिगेडियर स्तर पर जिन बातों पर सहमति बनी उस पर अमल करें। कम से कम ग्राउंड फोर्स जो है, ज़मीन पर जो चीनी सेना है वह उकसावे वाली कार्रवाई ना करे, ऐसी हरकत ना करे जिससे हालात बिगड़े। अभी जो सीमा पर हालात बने हुए हैं वो गंभीर और नाजुक बने हुए हैं। वह तब जब शुक्रवार को भारत और चीन के रक्षा मंत्री मॉस्को में मिले थे। यह सहमति बनी थी कि बातचीत के जरिए मामला को सुलझाया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि हालात सुधरे हैं। अब सबकी नज़रें 10 सितंबर को मॉस्को में होने वाली भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत पर टिकी है कि क्या इन दोनों के बीच जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी। बातचीत के बीच तनाव और टकराव की ये घटनाएं क्या कहती हैं? क्या हालात टकराव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? इतना लंबा अरसा बीत गया मगर भारत और चीन के प्रधानों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। चीन हमेशा भारत की गलतियां बताता है कि भारत की सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है, भारत की सेना ने फायरिंग की है। चीनी सेना का प्रवक्ता इसे गंभीर उकसावा मानता है, खतरनाक कार्रवाई मानता है। On September the 7th, the Indian troops illegally crossed the line and entered the south bank of Pangong Tso River at the western sector of the China-India boundary. The Indian troops blatantly fired warning shots to the Chinese border patrolling troops who were there for consultation, and the Chinese border troops were compelled to take measures to stabilize and manage the situation. भारत चीन विवाद में 3 घटनाएं हुई हैं। पहली बार भारत ने हांगकांग में चल रहे लोकतांत्रिक आंदोलन को लेकर चुप्पी तोड़ी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भारत के प्रतिनिधि ने
इतना ही कहा कि हांगकांग में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए भारत की वहां भी नजर है। हमने उन तमाम बयानों को सुने हैं जिनमें हांगकांग को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हिस्सेदार मिलकर इसका ठोस समाधान निकालेंगे। इससे अधिक भारत ने कुछ कहा नहीं। फिर 30 अगस्त को खबर आई कि भारत ने अपना जहाजी बेड़ा दक्षिणी चाइना के सागर में भेज दिया है। अब भारत ने एक और कदम उठाया है, मगर वो भी सांकेतिक रूप से खुलकर नहीं। तिब्बती सैनिकों के गुप्त संगठन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नईमा तेंजिन के निधन पर भारत की सेना ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता राम माधव भी दिल्ली से लेह पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। तेंजिन जिस यूनिट के सदस्य हैं वो दलाई लामा के प्रति समर्पित मानती है, भारत का झंडा भी लहराती है और तिब्बत का भी। इस यूनिट के बारे में कम लोग जानते हैं। विष्णु सोम और राजीव रंजन ने लिखा है कि ऊंची पहाड़ियों पर काम करने वाली ये यूनिट बहुत बहादुर है। इसमें तिब्बती शरणार्थी होते हैं। अब इनमें से कई भारतीय नागरिक भी हैं। 1962 के युद्ध में भी इनकी भूमिका थी। तिब्बत को लेकर भारत कई दशकों से खुलकर कुछ नहीं कहता है। क्या नईमा तेंजिन को श्रद्धांजलि देने की घटना भी सांकेतिक ही मानी जाएगी या इसके गंभीर मायने हैं? तिब्बती पृष्ठभूमि को उजागर करने का यह भारत का तरीका हो सकता है। चीन का अलग तरीका है। वो जब तब अरुणाचल प्रदेश को तिब्बती पठार का हिस्सा बता देता है और अपना दावा करने लगता है। इसी बीच तिब्बत को लेकर अमेरिकी चुनाव में एक अलग सा मुद्दा बन रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि अगर वे राष्ट्रपति बन गए तो दलाई लामा से भी मिलेंगे और चीन को मजबूर करेंगे कि वह तिब्बत की स्वायत्ता पर बात करे। तिब्बतियों को सपोर्ट देने के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, जरूरत पड़ी तो चीन पर प्रतिबंध लगाएंगे। जो बाइडेन का आरोप है कि ट्रंप दलाई लामा से नहीं मिले और तिब्बत को लेकर चीन से दूरी बनाकर रखते हैं, कभी इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं। मान लीजिए जो बाइडेन राष्ट्रपति बन जाते हैं और तिब्बत का मसला उठाते हैं, तब क्या भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा चीन को आंख दिखाने के लिए? ये सब अटकलें हो सकती हैं, मगर बीजेपी के नेता राम माधव ने नईमा तेंजिन को जाकर श्रद्धांजलि न दी होती तो इसका जिक्र भी ना आता। इस बीच 5 सितंबर को मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं। चीन हमेशा की तरह भारत पर उकसावे का आरोप लगाता है। रक्षा मंत्री की तरफ से वही बयान आता है कि तनाव और टकराव दूर करने के लिए दोनों पक्ष सैनिक और कूटनीतिक चैनल से बातचीत जारी रखें। ऐसे एक्शन से बचें जिससे मामला और जटिल हो जाए। भारत की सेना ने हमेशा जिम्मेदारी से कदम उठाया है, लेकिन अपनी सीमा की रक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता पर कोई शक भी न करे। राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति और सुरक्षा के लिए भरोसे का वातावरण जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान भी जरूरी है। चीन भारत को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देगा। उसकी सेना अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुए द्विपक्षीय करार का पालन करना चाहिए और बातचीत के जरिए तनाव दूर करना चाहिए। भारत के पक्ष से यही बदलाव आया है कि अब इस तरह के बयान प्रमुखता से सामने आने लगे हैं कि 1962 से भी गंभीर स्थिति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है कि चीन ने इतनी तैनाती क्यों की समझ नहीं आता। 1962 का अनुभव हम जानते हैं। अगर हालात 1962 से भी ज़्यादा गंभीर हैं तो फिर हम बातचीत से टालने पर क्यों इतना भरोसा कर रहे हैं? 3 महीने बातचीत के बाद भी दोनों पक्षों के बीच प्रगति कितनी हुई है जानने की बात है। इस बीच इस मसले पर आने वाले बयानों में पाकिस्तान का भी नाम ले लिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि उत्तर और पश्चिमी सीमा पर चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी का भारत जवाब देने में सक्षम है। पूर्वी लद्दाख पर तनाव के साथ साथ अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चीन ने बयानबाजी शुरू कर दी है और 5 नागरिकों के चीन के कब्जे में चले जाने का मामला भी सामने आया है। आरोप लगा कि अरुणाचल के इन 5 लोगों को चीनी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बारे में चीन से बात की गई तो आज चीन ने माना कि 5 युवा उसे अपनी सीमा में मिले और उन्हें भारत को सौंपने की कार्रवाई चल रही है। इस बात का एक रिस्पॉन्स अब चीन ने भेजा है और ये कहा है कि उन युवकों का पता चल गया है और उनको ट्रेस किया गया है। जो बॉर्डर का चीनी टेरिटरी है, चाइना का जो टेरिटरी है, वहाँ पे ट्रेस किया गया है। और जो भारतीय सेना ने ये अब कहा है कि जो हैंडओवर का प्रोसेस है
उसको प्रोसेस को शुरू कर चुके हैं। ये दोनों देशों के बीच हैंडओवर के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसको माना जाएगा, उसके तहत ये काम होगी, कार्रवाई होगी। उधर अमेरिका में ही राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है कि भारत और चीन के बीच तनाव बिगड़ चुका है, वे मदद करना चाहते हैं। भारत ने उनके बयान को उसी तरह टाल दिया जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच मदद के बयान को टाल दिया गया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ट्रंप पर आरोप लगाते हैं कि तिब्बत के मसले पर चुप हैं, तो ट्रंप तिब्बत का मसला छोड़ देते हैं और जो बाइडेन पर चीन को लेकर व्यापारिक मामलों के आधार पर आरोप लगाते हैं। इस बीच इस मसले पर कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी लगातार बयान देते हैं। बार बार अपने ट्वीट में राहुल कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है, जमीन वापस लेने में सेना की क्षमता पर सबको भरोसा है, सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं है, जिनके झूठ के दम पर चीन जमीन अपने पास रख लेगा। भारत सरकार चीन का सामना करने से घबरा रही है। जो साक्ष्य हैं बताते हैं कि चीन पूरी तैयारी में लगा है और अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। मीडिया चुप है और प्रधानमंत्री साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री तो चीन का नाम ही नहीं ले पा रहे। संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस की संसदीय बैठक में भी राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी तक जमीन कब्जाने की बात कबूल नहीं की है, उन्हें जवाब देना ही होगा। बीजेपी राहुल के बयानों को नजरअंदाज कर देती है। जब चीन राहुल के बयानों का उल्लेख कर देता है तब आक्रामक हो जाती है कि उनके बयान से चीन को लाभ मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 15 अगस्त के भाषण में भी चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन 3 जुलाई को प्रधानमंत्री लद्दाख गए थे खुद हालात की समीक्षा करने। इसे इस तरह से देखिए, कई महीने बीत जाने के बाद भी चीन के राष्ट्रपति ने तनाव पर एक शब्द नहीं कहा और न ही बाहरी गतिविधि की है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने यहां भाषण देते हुए कहा था कि हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, वहीं सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी अपना आदर्श मानते हैं। जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन एक ही है, उसके 2 रूप नहीं हैं। भारत के 2 रूप हैं, बांसुरीधारी और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण। हम ये भी हैं, हम वो भी हैं। क्या इससे चीन को स्पष्ट चेतावनी मिलती होगी? शायद मिली होगी। 2019 फरवरी में इसी तरह प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश चले गए थे, चीन के विरोध के बाद भी। आखिर जब ऐसा हो तो किसी भी प्रधानमंत्री को अपने देश के क्षेत्र में जाना ही चाहिए। चीन ने इसी तरह पहले भी किया था जब राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य में बदल दिया था। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति भारत में झूला झूल रहे थे तब भी इस सेक्टर में, पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन की सेना ने घुसपैठ की थी, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर उन्हीं के सामने कहा था कि चीनी सीमा विवाद पर, भारत चीन सीमा विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए चीन को। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व सेना अधिकारी, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सिंह। सुशांत, पहले भी आपसे बात हुई है प्राइम टाइम में ही चीन भारत और चीन के तनाव के संदर्भ में। हम ये जानना चाहते हैं कि तब की बातचीत और अब में क्या बदला है। 31 अगस्त को जो घटना हुई थी, चीन ने भारत की सेना को घेरा, भारत की सेना ने उसे खदेड़ा, एक तरह से भगाया, और अब 7 सितंबर को भी फायरिंग को लेकर दोनों तरफ से 2 तरह के बयान आ रहे हैं। तो ये घटनाएं, दोनों घटनाएं पहले की तुलना में कितनी महत्वपूर्ण हैं? देखिए रवीश जी, पहले की घटनाओं में स्थिति ऐसी थी जैसा कि हमने जब पिछली बार बात की थी कि चीन की सेना जो है वो भारत की तरफ आ रही थी। वो भारत की सीमा में, भारत की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके भारतीय तरफ आकर उसने कब्जा किया था। पिछले हफ्ते 10 दिन में जो हुआ है वो ये हुआ है कि पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में, साउथ में, भारतीय सेना ने अपने ही इलाके में, LAC के अपने ही तरफ, अपने कुछ इलाकों पे, कुछ पहाड़ियों पर और कुछ पासेस पर जहां पर उनका पहले कभी कब्जा नहीं था, पहले कभी वो तैनात नहीं रहे थे, वहां पर अपनी फौज की तैनाती की है। जैसा कि आपको ज्ञात है, ये जो LAC है, ये दोनों भारत और चीन इस पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, एग्री नहीं करते हैं, और इसलिए चीन का कहना है कि जो भारतीय सैनिकों ने जो ऊंचाइयां, जो पहाड़ियां चढ़ी हैं और जिस पे आकर वो बैठे हैं, वो चीन की तरफ पड़ती हैं। इन पहाड़ियों में से कुछ पहाड़ियों की सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है, सामरिक दृष्टि से, क्योंकि वो चीन के कुछ इलाकों पर, जैसे कि उनका एक मोल्डो बेस है, जैसे कि उनका एक इलाका है स्पांगूर का, जहां से कि उनकी सेना आकर भारत पर हमला कर सकती है, उन इलाकों पर भारत नजर रख सकता है। भारतीय सेना का ये कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से चीनी सैनिक
उन पहाड़ियों से जहां से कि भारत के सैनिक रेजांगला के पास जिन पहाड़ियों पर भारत के सैनिक मोल्डो पर नजर रख पा रहे हैं और स्पांगुर दर्रे पर नजर रख पा रहे हैं, वहां से चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को हटाने की कोशिश करने के लिए हर दिन 30, 40, 50 की टुकड़ी में आते हैं, पर अभी तक वह विफल रहे हैं। कल ये कोशिश कल शाम को करीब 6 और 7 बजे के बीच में काफी जोर शोर से की गई और उस कोशिश के दौरान भारतीय सेना का कहना है कि चीनी सैनिकों ने हवा में फायर भी खोला। जब मैंने भारतीय सेना से पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इस पे हाथापाई नहीं हो रही है, तो भारतीय सेना के एक उच्च अधिकारी ने मुझे आज ये बताया कि हाथापाई इसलिए नहीं हो रही है कि जहां हमारे भारतीय सैनिक तैनात हैं उसके आगे उन्होंने कुछ कंटीले तार बिछाए हुए हैं या रस्सियां बिछाई हुई हैं या पत्थरों से निशान बनाए हुए हैं, ये बताते हुए, ये दर्शाते हुए चीनी सैनिकों को कि अगर आप इसके आगे आते हैं तो इसके आगे कुछ भी होने पर उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। इस वजह से कोई हाथापाई की घटना भारत और चीन के सैनिकों के बीच में पिछले कुछ दिनों में नहीं हुई। जी सुशांत, तो क्या हम ये समझें कि कटीली तार बिछाने के का जो आपने उल्लेख किया है उससे भारत भी अपनी तरफ से उस वास्तविक नियंत्रण रेखा को अब डिफाइन करने लगा है, कि जो दोनों के बीच बातचीत से होनी थी भारत अपनी तरफ से कर रहा है, चीन अपनी तरफ से कर रहा है, और जिन दो नई जगहों पर भारत ने अपने पोजीशन को अपने ही इलाके में मजबूत की है, क्या उससे भारत को बढ़त मिलती है चीन के ऊपर? और क्या आपको लगता है कि ये जो बार बार घटनाएं हो रही हैं, चीनी सैनिक 30-40 की टुकड़ी में आ रहे हैं, ये छोटी या मध्यम स्तर की लड़ाई में भी बदल सकती है? देखिए, पहली बात जो ये कटीले तार वाली बात है रविश, ये छोटे इलाके में एक फौरी इलाज की कार्रवाई है। इसको आप बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर LAC पर कटीले तार बिछाने के तौर पे ना देखें। ये इस तरह है कि आप पहाड़ी पर कोई 50-1 मीटर के इलाके में आपके कोई 200 सैनिक बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने आगे 50 मीटर की दूरी पर या 40 मीटर की दूरी पर ऐसे कुछ कटीले तार छोटे से बिछा दिए हैं, जिससे कि वहां पर चीनी सैनिक आकर उससे न लड़े। ये LAC को दर्शाने का कतई कोई तरीका नहीं है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो LOC है या इंटरनेशनल बॉर्डर है राजस्थान पे या पंजाब में, जहां पर जैसे कटीले तार लगे हुए उस तरह से इसको प्लीज अपना बिल्कुल ना देखें। ये उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। जो दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या ये घटना किसी बड़ी घटना में तब्दील हो सकती है? जी बिल्कुल, ये इस बात का बहुत ज्यादा अंदेशा है, बहुत ज्यादा खतरा है कि जिस तरह की घटनाएं अब हो रही हैं और जिस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, और खास तौर पर चीन की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी आई है, जिस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर दिखाई पड़ रहा है, वह इससे पहले कभी नहीं दिखा है। और इसकी वजह से इस बात का खतरा बहुत ज्यादा है कि ये बात किसी भी दिन, कोई भी घटना बहुत बड़ी घटना में तब्दील हो सकती है, जो कि युद्ध का स्वरूप भी ले सकती है। क्योंकि इस टेम्परेचर को और जो ये माहौल खराब होता जा रहा है, उसको वापस करने की या उसको रोकने की कोई भी बड़ी कोशिश या बड़ा प्रयास अभी तक नहीं किया गया। 19 हफ्ते हो गए हैं ये तनाव और टकराव के बीच में। ये बयान आने लगे एस जयशंकर की तरफ से भी कि 1962 से भी ज़्यादा स्थिति गंभीर है। फिर बिपिन रावत कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों को देख लेंगे। तो क्या ये कोई नया एक्सिस बन रहा है? और तीसरी बात यह है कि 1986 के बाद भी एक बड़े संकट की ये तस्वीर दिख रही है। तो क्या हम 1962 की स्थिति में हैं या 1986 की स्थिति में हैं, या उन दोनों से ये एक अलग स्थिति है? देखिए, 1962 और 1986 की स्थिति, हर स्थिति अलग होती है, तो यह स्थिति भी उस तरह से अलग है। पर जैसा रविश आपने कहा, 1975 के बाद पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कल रात को गोलियां चली। इसी तरह 15 जून को जो हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, वो भी पहली बार हुआ है 1975 के बाद के सैनिक मारे गए हों LAC के ऊपर। तो ये तो इस बात को दर्शाता है कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। 1986 की घटना में तक भारत और चीन के बीच में कोई भी समझौता, कोई भी एग्रीमेंट LAC को लेकर नहीं था, और वहां पर उस तरह का बिहेवियर किस तरह से किया जाएगा। 1986 तक तो भारत LAC को मानता ही नहीं था, और 1962 की लड़ाई तो इस बात की थी कि भाई कौन बड़ा है, चीन बड़ा है कि भारत बड़ा है, और भारत जो दावे कर रहा है, चीन उन दावों को नकार रहा था। आज की लड़ाई ये है कि जो समझौते भारत और चीन ने दोनों ने जो साइन किए हुए थे 1993 के बाद,
और जिसकी वजह से अब तक शांति बनी हुई थी, वो समझौते शायद अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और जिस तरह का एक परसेप्शन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जिसपे कि दोनों मुल्कों ने कभी एग्री नहीं किया, बट एक ब्रॉडली एक एग्रीमेंट था कि आप एलएसी की इज्जत कीजिए, जो भी एलएसी आप समझते हैं हम समझते हैं, वो शायद पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। शायद ये एलएसी का कॉन्सेप्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जो 1993 के बाद जिस तरह के एग्रीमेंट साइन किए गए वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जहां तक जनरल रावत का कहना है कि भारत को पाकिस्तान की ओर से भी सतर्क रहना पड़ेगा और पाकिस्तान और चीन एक साथ आ सकते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। 2009 से तीनों भारतीय सेनाओं को जो भारत के रक्षा मंत्री एक ऑपरेशनल डायरेक्टिव देते हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि वो दोनों टू फ्रंट वॉर जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है, वो दोनों मोर्चों पर लड़ाई के लिए एक साथ तैयार रहें। तो 2009 से तो ऐसी ऑपरेशनल डायरेक्टिव भारतीय सेना के पास है कि वो चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ने के लिए तैयार रहें। जो 3 चीज़ें हैं मैं जो देख रहा हूँ, एक परसेप्शन वॉर भी होती है, जैसे साउथ चाइना में अपना जहाज़ भेज दिया, हांगकांग को लेकर टिप्पणी उठा दी, टिप्पणी कर दी भारत ने, या नईमा तेंजिंग तिब्बत को लेकर की है। तो इन सारी चीज़ों को किस कॉन्टेक्स्ट में और कॉम्प्लेक्स में आप देखना चाहेंगे? देखिए, इसमें भारत इंटरनेशनल स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर इस तरह के प्रयास कर रहा है, जैसे कि वो क्वाड को साइन करने की कोशिश कर रहा है कि क्वाड को मिलिटराइज किया जाए और क्वाड के साथ चार देशों के साथ काम किया जाए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। पर रवीश, समझने वाली बात यह है कि जब भारत और चीन के बीच में अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई होती है, तो अमेरिकी सैनिक आपके लिए आकर लद्दाख में नहीं लड़ेंगे। लड़ाई तो भारतीय सैनिकों को करनी पड़ेगी, उसके लिए तो अमेरिकी सैनिक नहीं आएंगे, ना जापानी सैनिक आएंगे। जिस तरह का कोऑपरेशन और जिस तरह की साथ काम करने की जो बात होती है, वो जनरली होती है जहां पर इन बड़े मुल्कों के सामरिक इंटरेस्ट ज्यादा हैं, जैसा कि आपने कहा साउथ चाइना सी में या इंडियन ओशन रीजन में। मैंने तो अभी तक कभी नहीं सुना कि किसी भी ऐसे विदेशी बड़े मुल्क ने कहा हो कि हम भारत के लिए उसकी जमीन पर आकर लड़ेंगे। जहां इनफैक्ट जो भी डिफरेंसेस हैं भारत और अमेरिका वगैरह के बीच में, वो इसीलिए हैं कि अमेरिका कहता है कि आप पानी में, समुद्र में बहुत कोऑपरेट कीजिए, भारत कहता है हमारी समस्याएं तो जमीन पर ज्यादा है पाकिस्तान और चाइना के साथ, हमारे लिए तो पानी इतना प्रायोरिटी नहीं है, जो महासागर की लड़ाई है वो इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। तो उस तरह की जो समस्याएं हैं वो अभी भी दिखेंगी। पर यह बात अवश्य है कि चीन का जिस तरह से बर्ताव रहा है अपने बाकी पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो और भी छोटे मुल्क हों साउथ ईस्ट एशिया के, उसकी वजह से वो सारे मुल्क परेशान हैं। और उन मुल्कों के साथ अमेरिका, जापान, कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोग साथ आकर एक तरह से एक थोड़ी सी गोलबंदी कर सकते हैं। पर फिर भी भारत को ये याद रखना होगा कि ये लड़ाई तो भारत की खुद की लड़ाई है, और भारत को अपनी शक्ति के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, चाहे वो अपनी खुद की आर्थिक शक्ति हो, सामरिक शक्ति हो, सैन्य शक्ति हो, उसके बल पर लड़नी पड़ेगी। अक्सर हम चीन पे भरोसा करते हुए भी धोखा खा जाते हैं और अविश्वास करते हुए भी धोखा खा जाते हैं। क्या इस मुल्क को सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से तो हम समझे ही नहीं, तभी तो हमने अपने बाजार की इतनी ज़मीन दे दी चाइना को, लेकिन क्या हम सामरिक दृष्टि से अभी भी चाइना को उस तरह से समझ पा रहे हैं कि ये बयान दे या ना दे, ये हमारे लिए कितना गंभीर खतरा है? देखिए, भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो चीन में बहुत लंबे समय तक राजदूत रहे हैं, तो ये तो कहना उचित नहीं होगा कि भारत के उच्च स्तर के राजनीतिक नेताओं को चीन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास अहमदाबाद में झूलों पर झूले हैं। उन्होंने वुहान में और ममल्लापुरम में प्राइवेट समिट्स की हैं, बिल्कुल इनफॉर्मल समिट्स की हैं। कुछ 18 बार वो चीनी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो शायद कुछ तो समझ होगी कि चीन किस तरह से सोचता है, चीनी राष्ट्रपति किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से बातचीत करते हैं। पर यह बात सच है कि भारत के अंदर चीनी भाषा बोलने वाले, चीनी भाषा समझने वाले या चीन पर निगाह रखने वाले लोग बहुत कम हैं। जैसे कि मैं अभी अनंत कृष्णन, जो कि चीनी भाषा बोलते हैं और द हिंदू के कई वर्षों तक बीजिंग में पत्रकार रहे थे, रिपोर्टर रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आज सुबह से जो चीनी सोशल मीडिया है वाइबो, उस पर ये मुद्दा, भारत के साथ लड़ाई का मुद्दा नंबर 1 पर चल रहा है। आपको इसकी जानकारी किसी भारतीय चैनल पर या किसी भारतीय अखबार में नहीं मिलेगी, क्योंकि चीन के अपने अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
तो वो कह रहे थे वहां पर माहौल इस तरह का है कि सारे जो चीन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत को बहुत प्यार से बर्ताव कर रहा है, उसको भारत को सबक सिखाना चाहिए, भारत को दिखाना चाहिए भारत को कि भारत किस लेवल पे है और चीन किस लेवल पर है। इस तरह की बात वहां के सोशल मीडिया पर वाइबो पे चल रही है। हम लोग अपना ट्विटर पर, फेसबुक पे, जो कि चीन के अंदर अलाउड ही नहीं है, या जीमेल पर जो कि चीन के अंदर नहीं चलता है, हम लोग उसी पर खुश रहते हैं। हमको शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि चीन के लोग किस तरह सोच रहे हैं, चीन की सरकार क्या कर रही है, चीनी भाषा में क्या हो रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल सही जी। तो फिर सुशांत, अगर देखा जाए तो उस सूचनाओं के मामले में हमारे नागरिक कहीं कमजोर ना पड़ जाएं। दो तरह की है, एक ऑफिशियल सूचनाओं में भी कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो नॉन ऑफिशियल सूचनाएं हैं उनमें किस तरह से हैं। जैसे शुरू में आप लोग मई और जून के महीने में आप या अजय शुक्ला लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, सेना उसे लगातार खारिज कर रही थी या सरकार उसे लगातार खारिज करती चली आ रही थी और दोनों में स्वीकृति नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं इंफॉर्मेशन और परसेप्शन वॉर के मामले में? देखिए, इंफॉर्मेशन और परसेप्शन वॉर के मामले में तो जैसा रवीश आपको पता है कि हम में से कुछ पत्रकार, 3 या 4 पत्रकार बहुत जोर शोर से शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है और इस बात को छुपाया ना जाए, पर अभी तक भारत सरकार ने कोई भी ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं की है। रवीश, आपको अच्छी तरह याद होगा 1999 की कारगिल के युद्ध के दौरान एक भारतीय सैनिक अधिकारी जो कि बाद में सेना अध्यक्ष भी बने, जनरल विक्रम सिंह उस वक्त कर्नल होते थे, वो और नवतेज सरना जो कि बाद में बहुत सीनियर डिप्लोमेट बनकर रिटायर हुए, वो हर रोज सामने आते थे, हर रोज ब्रीफिंग करते थे, नक्शे दिखाते थे, ऑडियो फाइल चलाते थे, वीडियो क्लिपिंग चलाते थे, हर सवाल का जवाब देते थे। विज्ञान भवन में वो ब्रीफिंग होती थी। इस वक्त जैसा कि आपने कहा 19 हफ्ते बीत चुके हैं, एक भी ब्रीफिंग नहीं हुई है। जिस तरह की बातें सरकारी माध्यमों से आती हैं, वो सिर्फ इस तरह से आती हैं कि जो लोग सच को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनके ऊपर इस तरह का बर्ताव किया जाता है जैसे कि वो एंटी नेशनल है। उसके ऊपर जैसा कि आपने कहा, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में प्रधानमंत्री का 19 जून का बयान भारत के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने कहा था कोई भी चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर नहीं आया है, ना भारतीय जमीन पर कोई कब्जा किया है। वो सरासर गलत है और वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि चीन ने उस बयान को उस दिन भी बहुत उछाला था अपने अखबारों में, अपने सोशल मीडिया पर, और हर एक भारत का जो भी कॉन्वर्सेशन, जो भी डायलॉग उसके बाद चीन के साथ हुआ है, उसमें उसने बयान को बार बार कोट करके कहा है कि आपके तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हम में से कोई आपकी सीमा के पार नहीं गया है, तो फिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि स्ट्रैटेजिक लेवल पर, कम्युनिकेशन लेवल पर हम लोगों ने उतना अच्छा नहीं किया है जितना कि इस तरह की सरकार से उम्मीद की जानी चाहिए थी, जो कि कम्युनिकेशन की मास्टर मानी जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस बातचीत के लिए। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे इन मसलों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरें। क्या हिमालय में 12 मीटर चौड़ी सड़कों की जरूरत है? उत्तराखंड में 4 धाम हाईवे को चौड़ा करने की परियोजना के दौरान यह सवाल बार बार उठा। हाईवे को 12 मीटर चौड़ा करने के लिए करीब 900 किलोमीटर इलाके में पहाड़ों को बेतरतीब काटा जा रहा था, काटा भी गया। नतीजा इस बरसात में भयानक भूस्खलनों के तौर पर लगातार दिखा। यही वजह है कि पर्यावरण के जानकार इसका विरोध कर रहे थे। इस मामले में हाई पावर्ड कमेटी की एक रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 4 धाम हाईवे के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़कें नहीं बनेंगी, बल्कि 5.5 मीटर चौड़ी सड़कें ही बनेंगी। सड़कों को चौड़ा करने के लिए जहां जहां पेड़ों का अंधाधुंध कटान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए भी वृक्षारोपण करना पड़ेगा। ये तस्वीरें इसी बरसात की हैं, पिछले 2-3 महीनों की। उत्तराखंड में 4 धाम हाईवे को चौड़ा करने के नाम पर पहाड़ों का जो अंधाधुंध कटान हुआ, उसने कई जगहों को भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील बना दिया। नतीजा इस तरह के हादसों की शक्ल में दिखा, जिनमें जान माल का काफी नुकसान हुआ। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय बहुत ही कोमल पहाड़ है और उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद 4 धाम हाईवे को 12 मीटर चौड़ा करने की जिद में ये खिलवाड़ पिछले कई साल से लगातार होता रहा।
लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम हाईवे को 12 मीटर चौड़ा करने पर रोक लगा दी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड में चार धाम परियोजना के तहत जो रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है उनकी चौड़ाई 5.5 मीटर रखी जाएगी। इनफैक्ट यही हमारी मांग थी जब हम एचपीसी कमेटी के तहत इस बात का जिक्र कर रहे थे। हमारा ये मानना था कि हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए और इसकी भौगोलिक और भूगर्भीय आकृति को समझते हुए यहाँ की ढलानों से कम छेड़छाड़ की जाए। इंटरमीडिएट लेन जो कि 5.5 मीटर चौड़ी होती है, उतनी अगर चौड़ी की जाती है तो हमारे वाहनों के आवागमन में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होगी और वहाँ के जो इकोसिस्टम है उसके साथ में भी छेड़छाड़ कम होगी। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय हिमालय के पर्यावरण को बचाने एवं यहाँ पे होने वाले भूस्खलन को न्यूनतम करने में अत्यंत प्रभावी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई एक हाई पावर्ड कमेटी के अल्पमत में रहे 5 सदस्यों की वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला दिया। इन 5 सदस्यों ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सड़क को 12 मीटर चौड़ा करने का विरोध किया। यही नहीं, इस मामले में सड़क परिवहन मंत्रालय के 2018 के एक सर्कुलर का भी हवाला दिया गया, जिसमें पहाड़ों में सड़कों को सिर्फ 5.5 मीटर चौड़ा रखने की बात है। इसके बावजूद सड़क परिवहन मंत्रालय 2012 के अपने पुराने सर्कुलर के आधार पर ही काम करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अब 2018 के सर्कुलर को ही लागू करने का आदेश दिया है कि 2018 का सर्कुलर जिस समय यह केस ट्रिब्यूनल में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, आ चुका था, लेकिन इस सर्कुलर को छुपाया गया और इस सर्कुलर को छुपाकर जो सड़क है उसकी खुदाई की गई और उस खुदाई करने के अंदर स्टीप हिल कटिंग हुई, मग जनरेशन हुआ और जो रिवराइन सिस्टम है और जो जंगलात हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा। आपने सबने देखा होगा कि करीब करीब रोजाना वहाँ एक न एक लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। ये लैंडस्लाइड होने का कारण ये जो मॉर्थ और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ ने गलत तरीके से चौड़ी सड़क की जो खुदाई करी और 2012 का सर्कुलर फॉलो किया, इसके वजह से हुई। उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जितना ध्यान पहले सड़क के चौड़ीकरण पे दिया जा रहा था, अब हिमालय क्षेत्र को स्टेबलाइज करने में, उसको सशक्त करने में दिया जाएगा। और ये भी है कि जिन सारी एजेंसीज ने वायलेशन में काम किया, जिन्होंने गलत तरीके से काम किया, जिसके कारण अपूरणीय क्षति हिमालय क्षेत्र को पहुंची है, जल जंगलात और लोगों की जानें भी गई हैं, उन सभी एजेंसीज को दंडित भी किया जाएगा। जस्टिस फली नरीमन की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वो चार धाम हाईवे के निर्माण के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की भी भरपाई करे और इसके लिए वृक्षारोपण शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सबसे खास बात यह है कि इसमें कमेटी में बहुमत के नाम पर वैज्ञानिक तथ्यों से मुंह मोड़ने की कोशिश को करारा झटका लगा है। चारधाम हाईवे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बात भी सामने आई कि किस तरह सरकारी एजेंसियां अक्सर नियमों का सरेआम उल्लंघन करती हैं और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखने की कोशिश करती हैं। इस फैसले से शायद ऐसा करने वाली सरकारी एजेंसियों की नींद खुले, वो पर्यावरण के साथ इस तरह खुलेआम छेड़छाड़ करने से बाज आए, पर्यावरण को लेकर और संवेदनशील हो। नई दिल्ली से सुशील बहुगुणा, एनडीटीवी।